are great, then definitely read the newspaper Equality and Justice Patiala, published daily. जय भीम दोस्तों, मैं नीरजा भारती आज बाबा साहेब का एक और भाषण आपसे साझा करने वाली हूँ। इसका स्रोत डॉक्टर B.R. अंबेडकर के विचारों और 1937 में दलित वर्गों के सम्मेलनों में दिए गए उनके भाषणों को स्पष्ट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने गांधी जी और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की, ये तर्क देते हुए कि वे गरीबों और कामकाजी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे और कांग्रेस एक सच्चा क्रांतिकारी संगठन नहीं था। उन्होंने साम्यवादियों के प्रति अपनी शत्रुता व्यक्त की, उन पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए श्रमिकों का शोषण करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें लोगों को जाति व्यवस्था और पूंजीपतियों के हाथों शोषण का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का यह सही समय था, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन प्राप्त करने के लिए सब कुछ था। यह भाषण पर चर्चा का काम इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चन्ने पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आपके लिए ही किया है। आइए मैं इसे शुरू करती हूँ। नमस्कार। आज हम 1937 के जो आखिरी महीने थे उनमें डॉक्टर B.R. अंबेडकर के कुछ बहुत ही, आप कह सकती हैं, तीखे और महत्वपूर्ण विचारों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास अंबेडकर शोषण के विरुद्ध संघर्ष किताब से कुछ अंश हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि उस वक्त वो कांग्रेस, साम्यवादियों और दलित समुदाय की जो चुनौतियां थीं उन पर क्या सोच रहे थे। और उन्होंने कुछ बहुत सीधी, बल्कि कहूं तो कड़ी बातें कही थीं। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं सितंबर 1937 से। मासूर में एक दलित वर्गों का सम्मेलन हुआ था। वहां अंबेडकर ने, मतलब गांधी जी और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी जी वो गरीबों और मजदूरों के हितों के, जिसे कहते हैं, रक्षक नहीं है। और कांग्रेस के बारे में तो कहा कि वो कोई क्रांतिकारी संगठन है ही नहीं। अच्छा। नहीं है, बल्कि एक बहुत तीखी उपमा भी दी उन्होंने कि गांधीवाद के तहत किसान को 2 बैलों के साथ, समझिए, तीसरे बैल की तरह जोता जाएगा। अरे ये तो काफी कठोर टिप्पणी है ना? बिल्कुल। और ये टिप्पणी देखिए दिखाती है कि अंबेडकर के लिए सिर्फ राजनीतिक आजादी वो काफी नहीं थी। असली मुद्दा उनके लिए सामाजिक और आर्थिक समानता का था। मतलब उनका साफ मानना था कि भाई, जब तक ये उत्पादन के साधन है, इन पर कुछ ही लोगों का कब्जा रहेगा, तब तक आम आदमी का भला नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पर उनका जो शक था वो सिर्फ सतही नहीं था। अच्छा। उनकी समझ ये थी कि कांग्रेस की जो बनावट है वो ही ऐसी है कि वो जमीनी स्तर पर, मतलब जाति व्यवस्था और आर्थिक शोषण, इनको चुनौती देने में सक्षम नहीं है, चाहे ऊपर से नेता कुछ भी कहें। ये दिलचस्प बात है। और उसी मासूर सम्मेलन में ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पर ही कहा। उन्होंने साम्यवादियों को भी नहीं बख्शा। अच्छा। उनको भी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो कम्युनिस्टों का जो मजदूर आंदोलन है उसमें शामिल नहीं होंगे, और खुद को तो साम्यवादियों का दुश्मन तक कह दिया। अरे बाप रे। आरोप ये लगाया कि साम्यवादी अपने राजनीतिक फायदे के लिए मजदूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अंबेडकर की चिंता शायद दोहरी हो सकती है। एक तो ये कि साम्यवादी वो वर्ग संघर्ष पर इतना जोर देते हैं कि कहीं वो जाति आधारित जो शोषण है, जो भारत की सच्चाई है, उसकी अनदेखी न कर दें। बिल्कुल। और दूसरा, उन्हें शायद ये भी डर था कि दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक या राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उनकी अपनी जरूरतों को समझे बिना। बिल्कुल। उनकी जरूरतों और उनके संघर्षों को समझे बिना, बस अपने एजेंडा के लिए। तो मतलब वो किसी भी बने बनाए खेमे में, जिसे कहते हैं, फिट नहीं हो रहे थे। और ये तेवर उनके दिसंबर 1937 तक तो और भी तीखे हो गए लगते हैं। शोलापुर जिले में करकम गांव में मातंग समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो कहा वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या कहा? उन्होंने कांग्रेस को शोषकों, दमनकारियों और खून चूसने वालों से साठगांठ वाली पार्टी बताया। बाप रे, खून चूसने वालों से साठगांठ? और कहा कि ये लोग सफेद वेशभूषा और टोपी पहनकर गरीबों के नाम पर लूट मचा रहे हैं। ये भाषा तो बहुत ही यकीनन ये भाषा उनके गहरे अविश्वास और शायद गुस्से को भी दर्शाती है।
और ये सीधे तौर पर उनकी पहली की बातों से जुड़ता है ना? बिल्कुल। कि कांग्रेस का बाहरी रूप चाहे जो भी हो, अंदर से वो उन्हीं वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है जो शोषण की व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। और वो सफेद वेशभूषा और टोपी का जिक्र, हाँ वो महज कपड़ों का नहीं, वो एक तरह से पाखंड और दिखावे का प्रतीक है। हाँ, जैसे असलियत पर पर्दा डाल रहे हो। बिल्कुल। उनकी नज़र में वही था। फिर साल के बिल्कुल आखिर में 31 दिसंबर 1937 को पंढरपुर में उन्होंने स्थिति का एक पूरा विश्लेषण सा रखा। 3 बुनियादी सवाल उठाए उन्होंने। अच्छा, क्या थे वो सवाल? पहला कि क्या दलितों को कभी हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा? और उनका जवाब साफ था, जब तक जाति व्यवस्था है तब तक तो नहीं। दूसरा सवाल, क्या उन्हें देश की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा? तो उनका मानना था कि पूंजीपतियों के दबदबे वाली कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है। और तीसरा कि ये जो आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का आंदोलन चल रहा है, इसका भविष्य क्या है? और देखिए, सिर्फ सवाल नहीं उठाए, उन्होंने एक रास्ता भी सुझाया। कहा कि पूंजीपतियों के खिलाफ एक मजबूत एकजुट मोर्चा बनाना होगा। हाँ। और आर्थिक आजादी हासिल करने का यही सही वक्त है। देखिए कैसे वो सामाजिक मुद्दा, बराबरी का दर्जा, आर्थिक संपत्ति में हिस्सा और राजनीतिक आत्मसम्मान आंदोलन, इन सब को एक साथ पिरो रहे हैं। हाँ, सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिना रहे, बल्कि समाधान के तौर पे एकता और आर्थिक संघर्ष का आह्वान कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो इन सभी लड़ाइयों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। और उसी पंढरपुर भाषण में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मतलब आज भी गूंजती है। उन्होंने कहा कि दलितों के पास खोने को कुछ भी नहीं है और इस प्रयास से पाने के लिए सब कुछ है। वाह। बस एक चीज करनी होगी, अपने मन से मौत के डर को भगाना होगा। उस सम्मेलन ने महार वतन विधेयक का भी समर्थन किया था, जो वो वंशानुगत सेवा दायित्वों से जुड़ा एक अहम मुद्दा था जिसे वो खत्म करना चाहते थे। हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक या आर्थिक नारा नहीं है, ये तो एक मनोवैज्ञानिक क्रांति का आह्वान है। सही बात है कि भाई डर को जीतो, आत्मसम्मान जगाओ और अपने हक के लिए लड़ो। और वो खोने को कुछ नहीं वाली बात, वो तो दुनिया भर में दबे कुचले समुदायों को जगाने का एक क्लासिक तरीका रहा है। हाँ बिल्कुल। ये उनके आंदोलन की आत्मा थी, निडरता और आत्मसम्मान। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 1937 के अंत तक अंबेडकर का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। मतलब कांग्रेस और साम्यवादी दोनों से ही मोहभंग, पूंजीवादी शोषण के खिलाफ एक सीधी लड़ाई का बिगुल और दलित समुदाय के लिए आत्मसम्मान, निडरता और आर्थिक स्वतंत्रता की तत्काल जरूरत पर जोर। हाँ, और यहाँ एक बात जो सोचने वाली है वो ये कि अंबेडकर जिस तरह एक ही समय पर सत्ता के कई रूपों को, मतलब जाति, वर्ग, राजनीतिक दल, इनको चुनौती दे रहे थे। हाँ, एक साथ। तो उनकी ये जो बहुआयामी रणनीति थी, वो आज के सामाजिक न्याय के संघर्षों के लिए कितनी प्रासंगिक है? क्या आज भी ऐसी ही एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की जरूरत है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर शायद सोचना चाहिए। अंबेडकर के समानता, शिक्षा और न्याय के मार्ग का अनुसरण करें, एक महान भारत का निर्माण करें। जय भीम दोस्तों, आप इंजीनियर हरदीप सिन्हा चुंबर का इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इस भाषण पर चर्चा खत्म होती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और मैं नीरजा भारती आपसे इजाजत चाहते हैं। हम आपके लिए बाबा साहेब के भाषण और भाषणों का विश्लेषण लाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपकी रचनाओं पर चर्चा हो, तो आप भी चर्चा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पारिश्रमिक देना होगा। दोस्तों, आप देखते रहें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। हमें उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। यह आपका ही यूट्यूब चैनल है इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। अब हम आपकी अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।